हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हमारे पुस्तक हमारे अतीत सेकंड, और उसी में हम लोग 3 नंबर चैप्टर तक आपको देख चुके हैं। आज बेसिकली चैप्टर नंबर 4 की हम लोग जो है आपका बात करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत हम देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे हम। तो जो कल चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, हमने उसमें दिल्ली सल्तनत के विषय में पढ़ा था कि कैसे आपके गुलाम वंश आए, कैसे खिलजी आए, कैसे तुगलक आए, कैसे सैयद आए, ठीक कैसे लोधी वंश आया। इन सब के विषय में हमने अपने चैप्टर के माध्यम से गौर करके सबको उसमें एक एक करके देख लिया था। आज बेसिकली हम मुगल साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसमें अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न को, आप अपनी क्वेरी को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, ठीक, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्रों पर जहां लोगों एवं संस्कृति की अधिक विविधता हो, वहां शासन कर पाना अत्यधिक कठिन कार्य है। कह रहे जहां पर बहुत सारी विविधता हो, ये सारी चीजें हो, आप ऐसी जगह अगर शासन कर पाओगे तो बड़ा कठिन होता है। और भारत में ऐसी कंडीशन रही है कि भारत की जो आपकी विविधता है वो कैसी है और वहां की संस्कृति बहुत कैसी है, डिफरेंट है, और यहाँ बहुत सारी विविधता भी पाई जाती है। शासन कर पाना अत्यधिक कठिन कार्य है। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने साम्राज्य की स्थापना की और वहां कार्य पूरा किए, जो अब तक केवल एक छोटी अवधि के लिए ही संभव जाना पड़ता था। जो क्या था, एक छोटी अवधियों के लिए ही जड़ पाना संभव था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इन्हें दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू कर दिया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अगर आप देखोगे 17वीं शताब्दी आते आते क्या कर लिया, संपूर्ण महाद्वीप। और शुरुआत कहां से करी थी, दिल्ली और आगरा से विस्तार की शुरुआत थी। लेकिन वो क्या कर लिया, आते आते इन्होंने पूरे संपूर्ण उपमहाद्वीप पर इनका अधिकार था। किसका, मुगल साम्राज्य के लोगों का। देख लिया। चलिए, उन्होंने प्रशासन के लिए ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव में उपमहाद्वीप के पश्चात आने वाले शासकों को अपने अछूत न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले से की प्राचीर को राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अब देखिए, जो हमें कुछ देखे गए उसमें एक ऐसी राजनीतिक आपकी धरोहर के रूप में भी हमें मिला। अगर आप देखते होंगे, जो मुगलों का आपका निवास स्थान था, ठीक, और आज आपके प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता के बाद आपके मुगल, ये सारे ऐसे लोग थे। देखिए आज क्या होता है, जहां मुगलों का निवास स्थान जो दिल्ली का लाल किला है, तो वो आपका मुगलों का निवास स्थान था। लेकिन अगर आप वर्तमान में देखें तो वो क्या है, तो वो मेरे प्यारे बच्चों, वहां से हम लोग क्या करते हैं, 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और साथ में क्या होता है, जनता को एक संबोधन करते हैं। ठीक, तो ये आपको देखना होगा कि आज वहां से ही हम सारी चीजें करते हैं, इस तरह का संबोधन होता है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक एक विरासत है, एक धरोहर है, जो हमें आपका उस समय से मिली हुई है और आज तक बरकरार रूप में हमारे साथ है और हमारे समक्ष है। ठीक, ये हमको देखनी होगी। ये देखिए, देख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ जाए। ये है दिल्ली का लाल किला।
यहां से ही प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, यहां खड़े होकर अपना संबोधन देते हैं, क्लियर है। और यहां से हमें आपका दिखाई देता है, ये पूरा लाल किला हमारे सामने, ठीक। अब सबसे पहला क्वेश्चन, कौन थे मुगल? अगर हम मुगलों की, ठीक। अब सबसे पहला क्वेश्चन, कौन थे मुगल? अगर हम मुगलों की बात करें तो मुगल कौन थे? तो मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज कर रहा था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, यानी कि दोनों ही खतरनाक के वंशज थे, तैमूर और आपके चंगेज खां के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोली कहलवाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए क्योंकि वे चंगेज खां से जुड़ी स्मृति सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यह स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगिता उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने का गर्व अनुमान करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके लिए उनके महान पूर्वज 1358 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, और इसलिए वो अपने आप को ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते थे। क्या कहते हुए कि हम क्या हैं, ध्यान देना है, ठीक। क्या है? हम आपके तैमूर के वंशज हैं, ये कहते हुए ज्यादा अपने आप को महसूस करते थे गर्वहीन। और क्या नहीं कहना चाहते वो आपको, चंगेजी, क्योंकि वो कहां से थे? माता की ओर से आपका क्या थे? मंगोलाइट थे, मंगोल थे, ठीक। और पिता की ओर से तैमूर थे। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो दो महान वंशजों के ये क्या है? आपकी पुत्र हैं। तो ऐसे में उनका स्वाभाविक अलग होना बड़ा स्वाभाविक है। चित्र तैमूर के उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र है। मध्य में तैमूर है, उसकी दाहिनी ओर उसका पुत्र मरीन शाह है, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लड़कदादा है, और उसके ऊपर अबू सैद बाबर के दादा हैं, ठीक। तैमूर की दाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा हैं। उमर शेख हैं बाबर के पिता। तैमूर दाईं ओर से चौथे स्थान और पांचवें स्थान पर मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं। उनकी तरफ उनकी क्या नाम से हुमायूं, अकबर, जहांगीर है। देखिए ये पूरा इनका मुगलों की एक इमेज है जो आपको पूरा अच्छे से आपको दिखाई देगी। तैमूर, बाबर, ठीक। और इनका जो इनके परदाता हैं मोहम्मद मिर्जा, शेख उमर, ये सब की जो इमेज है आपके सामने है और आपको बहुत स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देगी। गौर करिए, देखिए क्या आपने कभी इससे पहले ऐसी इमेज को देखा है जहां पर पूरे इनके सल्तनत की इमेज बनाकर आपके सामने रखी गई? और देखिए इस इमेज को केवल इसमें आप इस वजह से नहीं देखिए कि उनकी है, बल्कि इस इमेज में यह जो आपके सामने चित्र है किस तरह की चित्रकारी की गई है और कैसा इसमें दृश्य दिखाया गया है, इसको भी आप अच्छे से गौर करके देख सकते हैं। देख लिया, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपनी वंशावली का चित्र प्रदर्शन बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासकों ने तैमूर के साथ अपनी चित्र बनवाई। चित्र एक को देखे जो तैमूर के मुगलों के समूह में तस्वीर को प्रस्तुत करता है, यानी कि वो अपने आप को तैमूर वंशज कहने में बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे और ये कहते थे कि हम तैमूर के वंशज हैं, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ऐसी है, बड़े ही सौभाग्य की बात है, ठीक। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 में जब 1994 का फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मुगलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी।
अनेक वर्षों तक भटक जाने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हरा दिया और दिल्ली को आगरा से अपने कब्जे में ले लिया। ठीक, ध्यान देखना कैसे हुआ है। ठीक, केवल 12 वर्ष की उम्र में ही मंगोल की दूसरी शाखा ने क्या करा, उज्बेकिस्तान पर आक्रमण किया और वहां से उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और काबुल पर कब्जा हो गया। लेकिन ध्यान रखिए 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया, इसने बाबर ने। और जब पानीपत के युद्ध में हरा दिया तो दिल्ली और आगरा किसके कब्जे में आ गई, अब बाबर के कब्जे में आ गई। और 1526 का वो समय है जब क्या होता है, भारत में आपका क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का वंश समाप्त होकर मुगल साम्राज्य स्थापित हो। क्लियर है? ठीक, अब देखिए किस तरह से वो अपनी फौजों पर बैठकर, हाथियों पर बैठकर आक्रमण करते थे। आप इस तरह को बहुत इमेज में बड़े अच्छे रूप में आप देख सकते हैं और बड़ा ही स्पष्ट उसका वर्णन जो है आपका किया गया है। आप इसको गौर करके देखिए कि कैसे युद्ध करा और पानीपत की लड़ाई में कैसे 1526 में युद्ध हुई, आपकी लड़ाई हुई है। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं कौन, आपके मुगल, बाबर। और बाबर के वंशजों को भी क्या कहा गया, आपका मुगल कहा गया है। तालिका वन में मुगलों के प्रमुख सैनिक अभियान को दिखाया गया है, इसे ध्यान से पढ़ें। क्या आप इसे लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए गौर करें कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरे थे, मुगल और अहोम। और चैप्टर नंबर 7 सिख, चैप्टर नंबर 8 और 10 में मेवाड़ मालवार नौ के संबंधों पर गौर करें। सफाईवाद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था? औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर अधिग्रहण से दक्कन का युद्ध का अंत हो पाया। 16वीं शताब्दी में तोप तथा गोलाबारी के हमले का बाबर ने पानीपत में पहली बार लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग हुआ। देखिए आप सबसे पहले ये वाली इमेज देखिए, इस इमेज में स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में पहली बार ऐसा क्या हो रहा है कि पहली बार जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो तोप और गोलों से लड़ा जा रहा है। उससे पहले कैसा था, तीर से, तलवार से, भालों से युद्ध लड़ा जाता था। कहां? भारत में। लेकिन जैसे ही बाबर की एंट्री होती है और इब्राहिम शाह लोदी को वो तोपों से, इन आपका तोपों को देखा तो आपका तोपों को देखकर वो आपका चौंक गया, क्योंकि उसने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह का युद्ध होगा। और जब इस तरह का युद्ध होता है तो इब्राहिम लोदी की सेना बाबर के सामने नहीं टिक पाई और फिर क्या हुआ, जो उसका रिजल्ट निकला, अंततः बाबर क्या हो गया, आपका विजय हो गया। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत पर जो था, जो एक दिल्ली सल्तनत थी, वहां पर आपका मुगल सल्तनत स्थापित हो गई। देखिए दिल्ली में तो वंश आए और गए हैं, लेकिन सबसे लंबे समय तक अगर कोई शासन करने वाला है तो आपके मुगल ही ऐसे हैं जो भारत में सबसे लंबे समय तक क्या करने वाले हैं, आपका शासन करने वाले हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए तालिका वन दी गई है और बाबर की वो दी गई इमेज। बाबर का फोटो देखिए आप। कह रहे हैं मुगल सम्राट प्रमुख अभियान और घटनाएं हैं। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उनके अफगान समर्थकों को हराया था। तो यह स्पष्ट हो गया कि जो पहला युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी भी नहीं हारा, बल्कि उसके साथ साथ कौन हारे, जो अफगान समर्थक थे, जिसके दम पे इब्राहिम लोदी अफगानियों के माध्यम से शासन कर रहा था, उनको भी हराया। और 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा राजपूतों राजाओं को समर्थक को हरवाया। ऐसा कहते हैं कि राणा सांगा ने ही आपका निमंत्रण दिया था, किसको हरवाने के लिए, इब्राहिम शाह लोदी को। लेकिन उसे पता नहीं था कि बाबर यहां आकर अपनी नीयत बदल लेगा और तेरे से भी युद्ध करना पड़ेगा। ठीक, और क्या होता है, वो राजपूत राजाओं का समर्थक था, कौन, राणा सांगा।
और राणा सांगा को भी हार का झेलना पड़ा। और आप देखे हैं कि 1528 में चंदेरी के युद्ध में वो राजपूतों को हरा देता है। कौन? आपका बाबर। और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर लेता है। और क्या होता है कि दिल्ली और आगरा में क्या होता है? मुगलों का नियंत्रण स्पष्ट रूप से हो जाता है। अब बाबर के बाद बाबर का पुत्र आएगा जिसका नाम है हुमायूं। सबसे पहले बाबर को देखिए, फिर हम बढ़ेंगे आपका हुमायूं की तरफ। आगे देखिए, हुमायूं पर बात करते हैं। 1530 से लेकर 1540 और 1555 से 1556 तक। आप कहेंगे सर कि 1530 से 1540 समझ आता है, लेकिन 1555 से 1556 ये बीच में जो गैप है 15 साल का, वो कहां है? तो आपको पता होगा, जब हुमायूं शासन कर रहा था तो हुमायूं का और शेरशाह सूरी का युद्ध होता है। तो उस युद्ध में क्या होता है? शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है और 15 वर्ष तक जितना भी शासन था हुमायूं का, उस पर कौन कब्जा करके रखता है? शेरशाह सूरी। फिर आपका हुमायूं द्वारा ताकतवर होता है और क्या करता है? वापस से दिल्ली पर और आगरा पर अपना कब्जा कर लेता है। तो इसलिए दो शासन भाग में बटा हुआ है, 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक। कह रहे हैं कि हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया, प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। और यह सबसे बड़ी दिक्कत थी। हुमायूं ने क्या कर दिया था? देखिए, जो बाबर था, बाबर ने अपनी सत्ता का बंटवारा किया, ठीक। अब उसी के अनुसार राज्य मिला था, प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा मकरान को महत्वाकांक्षी के कारण हुमायूं ने अफगानी प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को दो बार 1539 में चौसा में, 1540 में कन्नौज के युद्ध में हराया। इन पराजयों के कारण इराक की ओर उसे भागने के लिए बाध्य कर दिया और मजबूरी क्या बन गई कि अब उसको भारत छोड़कर भागना पड़ा इन दो युद्ध के कारण। और कहां भागा? ईरान की ओर। क्योंकि आपको पता है, ये मुख्यतः जो बाबर था, ये हुमायूं था, ये कहां के थे? ईरान के थे, उज्बेक थे। ईरान ने हुमायूं में सफावी शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु अगले वर्ष इमारत की एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, 1555 में कब्जा कर लेता है और दिल्ली में एक आपकी लाइब्रेरी है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उस लाइब्रेरी से आपका हुमायूं का पैर आपका लड़खड़ा जाते हैं और सीढ़ियों से गिरकर आपका हुमायूं की, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर आपका हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं की मृत्यु के बाद फिर जो उसका पुत्र है अकबर, क्या होता है? आपका शासक होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? अकबर उस समय मात्र आपका 13 वर्ष का था। कैसा था? अल्प आयु था। एक बार थोड़ा देखिए, फिर हम बढ़ेंगे सीधा अकबर की तरफ। चलिए, अब पढ़ते हैं अकबर को। अकबर के विषय में आपको काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा और जानने के लिए मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है, जब आपका हुमायूं आपका सफर कर रहा था तो उसी दौरान अकबर का जन्म होता है और 13 साल की अल्प आयु में आपका सम्राट बनेगा। और एक चीज आपको गौर करने वाली बात है बच्चों, भारत के इतिहास में जो भी कोई अल्पकाल में शासक बना है वो बड़ा प्रख्यात हुआ है। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य रहा हो, चाहे अशोक रहा हो, ठीक, चाहे अकबर रहा हो, और बहुत सारे शासक हैं जिनको आपको पढ़ना है उनके विषय। देखिए, 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बन गया। उसके शासन काल में 3 अवधियों में विभाजित किया गया है। अब इसको भी आप 3 काल में पढ़ सकते हैं। पहला काल देखिए, 1556 से लेके 1500 आपके 70,
के मध्य अकबर अपने संरक्षण बैरम खां और उसके घरेलू कर्मचारी स्वतंत्र हो गया। ये छोटा था उस समय, छोटा होने के साथ अगर कोई पूरा नियंत्रण करता था होलसोल, तो इसका संरक्षक था बैरम खां, और अपने घरेलू कर्मचारी से भी फ्री हो गया। पहले दूसरों की सलाह पर काम करता था। उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों जैसे मालवा, गोलकुंडा तथा सोतेले भाई मिर्जा हकीम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1559 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। चित्तौड़ इसके कब्जे में आ गया और रणथंभौर जो था ये भी इसके कब्जे में आ गया। सही। सिसोदिया आपका चौहानों की राजधानी थी उस समय। ठीक। अब 2 नंबर पर देखें तो 1570 से में और 1585 में गुजरात के मध्य सैन्य अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के अभियान चलाए। 1589-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह और जटिल कर दिया। ठीक। 1585 और 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिमी में अभियान चलाए गए, सूफीवादों को हराकर कांधार पर कब्जा हुआ और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने में मिला लिया। दक्कन के अभियान शुरू हो गए और खाना बदोश अहमदनगर के किले में कुछ हिस्सों में राज्य मिला दिए। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई गई। यही सलीम के आगे आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। और ये क्या हुआ कि सलीम ही आगे जाके कौन बन गया, आपका ध्यान रखना है, जहांगीर बन जाता है। तो देखिए किस तरह से अकबर ने पूरा शासन अपना किया है। आप इस पूरे शासन को गौर करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि अकबर कैसा रहा। कहते हैं जितने भी मुगल शासक हुए हैं, सबसे मुगल शासकों में सबसे उदार अगर किसी की नीति थी तो कहते हैं वो अकबर की थी। अकबर का तौर तरीके और उसके नजरिए में बड़ा अंतर था और लोगों को बड़े सरलता से वो आपका देखता था। ठीक। और यही सरलता का मुख्य कारण रहा कि जो औरंगजेब है, तो औरंगजेब में सबसे बड़ी खूबी यही थी, औरंगजेब क्षमा चाहूंगा अकबर में, कि अकबर ने क्या किया है, सब लोगों को समन्वय के साथ अपना शासन प्रशासन चलाया और भारत में महान अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ अपनी नीतियों के लिए। और सबसे बड़ी बात थी, ये क्या था, सब लोगों के लिए समान नीति रखने के विचार से भी काम करता था, जो यही कारण है जो भारत में ये आपके सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। देख लीजिए इसको। देख लिया।
देख लिया? चलिए, देखिए जहांगीर की बात करते हैं। 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का समय रहा। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की आपकी सेवा स्वीकार की। सेवा का मतलब है अधीनता, स्वीकार की। इसके बाद सिखों और ओमों ने अहमदाबाद के खिलाफ अभियान चलाया जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने आपका विद्रोह कर दिया और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को फांसी पे धकेलने का प्रयास किया जो असफल रहा। बताइए, अगर आप पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो बेटा बाप को मारने पर तुला है और बाप बेटे को मारने पर तुला हुआ है, क्योंकि सबको क्या करना है? सबको दिल्ली की सल्तनत पर विराज करना है, सबको दिल्ली की गद्दी पर बैठना है। ठीक, और इसीलिए देखिए क्या हो रहा है कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां शाहजहां को क्या कर रही है कि वो बिल्डिंग पर खड़ा हुआ है, महल के किले पर, उसको वहां से धकेलने का प्रयास कर रही है ताकि मर जाए और गिर जाए, जबकि वो क्या हुआ, उसमें असफल हो जाता है। ठीक, अब बात कर रहे हैं शाहजहां की, तो कह रहे हैं कि शाहजहां 1627 से लेकर 1658 तक रहा। अब देखिए शाहजहां ने भी अपने पिता को परेशान किया। अब जिसका पुत्र अपने पिता को परेशान करे तो अब उसके पुत्र भी तो उसको परेशान करेंगे। तो ऐसी कहानी कुछ बेचारे के इसके साथ भी होने वाली है। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी थे। अफगान अभिजात खान जहान खान लोधी के नेतृत्व में किया और वह पराजय हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान शुरू हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई। ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। ओरछा का किला अगर कभी तुम्हें देखने का मौका मिले मेरे प्यारे बच्चों तो घूमने जाना। ये यूपी और झांसी का पार्ट है, आपको बेसिकली आपको दिखाई देगा। ओरछा मध्य प्रदेश में है, देखना कभी। उत्तर पश्चिमी में बल्ख पर कब्जा करने के बाद उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सूफीवादियों के हाथों में चला गया और 1632 में अंततः अहमदनगर में मुगलों को राज्य मिल गया। बीजापुर की सेना ने सुलह का निवेदन किया। 1657 से 1658 में शाहजहां, और इसलिए वो अपने आप को ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते थे। क्या कहते हुए कि हम क्या हैं, ध्यान देना है। ठीक, क्या है? हम आपके तैमूर के वंशज हैं, ये कहते हुए ज्यादा अपने आप को महसूस करते थे गर्वहीन। और क्या नहीं कहना चाहते थे वो आपको? चंगेजी, क्योंकि वो कहां से थे? माता की ओर से आपका क्या थे? मंगोलाइट थे, मंगोल थे। ठीक, और पिता की ओर से तैमूर थे। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो दो महान वंशजों के ये क्या है? आपकी पुत्र हैं। तो ऐसे में उनका स्वाभाविक अलग होना बड़ा स्वाभाविक है। चित्र तैमूर के उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र है। मध्य में तैमूर है, उसकी दाहिनी ओर उसका पुत्र मरीन शाह है जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लड़कदादा है, और उसके ऊपर अबू सैद बाबर के दादा हैं। ठीक, तैमूर की दाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा हैं। उमर शेख हैं बाबर के पिता। तैमूर दाईं ओर से चौथे स्थान और पांचवें स्थान पर मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं। उनकी तरफ उनकी क्रम से हुमायूं, अकबर, जहांगीर है। देखिए ये पूरा इनका मुगलों की इमेज है जो आपको पूरा अच्छे से आपको दिखाई देगी। तैमूर, बाबर, ठीक, और इनका जो
उनके परदाता हैं मोहम्मद, मिर्जा, शेख उमर। ये सब की जो इमेज है आपके सामने है और आपको बहुत स्पष्ट रूप से जो है दिखाई दे रही। गौर करिए, देखिए, क्या आपने कभी इससे पहले ऐसी इमेज को देखा है जहां पर पूरे इनके सल्तनत की इमेज बनाकर आपके सामने रखी गई? और देखिए, इस इमेज को केवल इसमें आप इस वजह से नहीं देखिए कि उनकी है, बल्कि इस इमेज में यह जो आपके सामने चित्र है, किस तरह की चित्रकारी की गई है और कैसा इसमें दृश्य दिखाया गया है, इसको भी आप अच्छे से गौर करके देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? देख लिया? आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपनी वंशावली का चित्र प्रदर्शन बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासकों ने तैमूर के साथ अपनी चित्र बनवाई। चित्र एक को देखे जो तैमूर के मुगलों के समूह में तस्वीर को प्रस्तुत करता है, यानी कि वो अपने आप को तैमूर वंशज कहने में बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे और ये कहते थे कि हम तैमूर के वंशज हैं, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। कैसी है? बड़े ही सौभाग्य की बात है। ठीक। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 में जब 1994 का फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मुगलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटक जाने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हरा दिया और दिल्ली को आगरा से अपने कब्जे में ले लिया। ठीक, ध्यान देखना कैसे हुआ है। ठीक, केवल 12 वर्ष की उम्र में ही मंगोल की दूसरी शाखा ने क्या करा, उज्बेकिस्तान पर अतिक्रमण किया और वहां से उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और काबुल पर कब्जा हो गया। लेकिन ध्यान रखिए, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया, इसने बाबर ने। और जब पानीपत के युद्ध में हरा दिया तो दिल्ली और आगरा किसके कब्जे में आ गई? अब बाबर के कब्जे में आ गई। और 1526 का वो समय है जब क्या होता है, भारत में आपका क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का वंश समाप्त होकर मुगल साम्राज्य स्थापित हो। क्लियर है? ठीक। अब देखिए किस तरह से वो अपनी फौजों पर बैठकर, हाथियों पर बैठकर आक्रमण करते थे। आप इस तरह को बहुत इमेज में बड़े अच्छे रूप में आप देख सकते हैं और बड़ा ही स्पष्ट उसका वर्णन जो है आपका किया गया है। आप इसको गौर करके देखिए कि कैसे युद्ध करा और पानीपत की लड़ाई में कैसे 1526 में युद्ध हुई, आपकी लड़ाई हुई है। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। कौन? आपके मुगल, बाबर। और बाबर के वंशजों को भी क्या कहा गया? आपका मुगल कहा गया है। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैनिक अभियान को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़ें। क्या आप इसे लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए गौर करें कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरे थे, मुगल और अहोम। और चैप्टर नंबर 7 सिख, चैप्टर नंबर 8 और 10 में मेवाड़ मालवाड़ नौके संबंधों पर गौर करें। सफाईवाद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था? औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर अधिग्रहण से दक्कन का युद्ध का अंत हो पाया। 16वीं शताब्दी में तोप तथा गोलाबारी के हमले का बाबर ने पानीपत में पहली बार लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग हुआ। देखिए, आप सबसे पहले ये वाली इमेज देखिए। इस इमेज में स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में पहली बार ऐसा क्या हो रहा है कि पहली बार जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो तोप और गोलों से लड़ा जा रहा है। उससे पहले कैसा था? तीर से, तलवार से, भालों से युद्ध लड़ा जाता था। कहां? भारत में। लेकिन जैसे ही बाबर की एंट्री होती है और इब्राहिम शाह लोदी को वो तोपों से, इब्राहिम शाह लोदी जब वहां आपका युद्ध का सामना करता है और उसने इन आपका तोपों को देखा तो आपका तोपों को देखकर वो आपका चौंक गया, क्योंकि उसने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह का युद्ध होगा। और जब इस तरह का युद्ध होता है तो
इब्राहिम लोदी की सेना बाबर के सामने नहीं टिक पाई और फिर क्या हुआ, जो उसका रिजल्ट निकला, अंततः बाबर क्या हो गया, आपका विजय हो गया और इस तरह से दिल्ली सल्तनत पर जो दिल्ली सल्तनत थी वहां पर आपका मुगल सल्तनत स्थापित हो गई। देखिए, दिल्ली में तो वंश आए और गए हैं, लेकिन सबसे लंबे समय तक अगर कोई शासन करने वाला है तो आपके मुगल ही ऐसे हैं जो भारत में सबसे लंबे समय तक क्या करने वाले हैं, आपका शासन करने वाले हैं। एक ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, तालिका 1 दी गई है और बाबर की वो दी गई इमेज। बाबर का फोटो देखिए आप, कह रहे हैं मुगल सम्राट प्रमुख अभियान और घटनाएं हैं। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उनके अफगान समर्थकों को हराया था। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो पहला युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी भी नहीं हारा, बल्कि उसके साथ साथ कौन हारे, जो अफगान समर्थक थे जिसके दम पे इब्राहिम लोदी अफगानियों के माध्यम से शासन कर रहा था, उनको भी हराया। और 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा राजपूतों राजाओं को समर्थक को हरवाया। ऐसा कहते हैं कि राणा सांगा ने ही आपका निमंत्रण दिया था, किसको हरवाने के लिए, इब्राहिम शाह लोदी को, लेकिन उसे पता नहीं था कि बाबर यहां आकर अपनी नीयत बदल लेगा और तेरे से भी युद्ध करना पड़ेगा। ठीक, और क्या होता है, वो राजपूत राजाओं का समर्थक था, कौन, राणा सांगा, और राणा सांगा को भी हार का झेलना पड़ा। और आप देखे हैं कि 1528 में चंदेरी के युद्ध में वो राजपूतों को हरा देता है, कौन, आपका बाबर, और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर लेता है। और क्या होता है कि दिल्ली और आगरा में क्या होता है, मुगलों का नियंत्रण स्पष्ट रूप से हो जाता है। अब बाबर के बाद बाबर का पुत्र आएगा जिसका नाम है हुमायूं। सबसे पहले बाबर को देखिए, फिर हम बढ़ेंगे आपका हुमायूं की तरफ। आगे देखिए, हुमायूं पर बात करते हैं 1530 से लेकर 1540 और 1555 से 1556 तक। आप कहेंगे सर कि 1530 से 1540 समझ आता है, लेकिन 1555 से 1556 ये बीच में जो गैप है 15 साल का, वो कहां है? तो आपको पता होगा, जब हुमायूं शासन कर रहा था तो हुमायूं का और शेरशाह सूरी का युद्ध होता है। तो उस युद्ध में क्या होता है, शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है और 15 वर्ष तक जितना भी शासन था हुमायूं का, उस पर कौन कब्जा करके रखता है, शेरशाह सूरी। फिर आपका हुमायूं द्वारा ताकतवर होता है और क्या करता है, वापस से दिल्ली पर और आगरा पर अपना कब्जा कर लेता है। तो इसलिए 2 शासन भाग में बटा हुआ है, 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक। कह रहे हैं कि हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया, प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला, और ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। हुमायूं ने क्या कर दिया था, देखिए जो बाबर था, बाबर ने अपनी सत्ता का बंटवारा किया, ठीक, अब उसी के अनुसार राज्य मिला था, प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा मकरान को महत्वाकांक्षी के कारण हुमायूं ने अफगानी प्रतिबंधियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार 1539 में चौसा में, 1540 में कन्नौज के युद्ध में हराया। इन पराजयों के कारण इराक की ओर उसे भागने के लिए बाध्य कर दिया और मजबूरी क्या बन गई कि अब उसको भारत छोड़कर भागना पड़ा इन 2 युद्ध के कारण। और कहां भागा, ईरान की ओर, क्योंकि आपको पता है ये मुख्यतः जो बाबर था, ये हुमायूं था, ये कहां के थे, ईरान के थे, उज्बेक थे। ईरान ने हुमायूं में सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु अगले वर्ष इमारत की एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए 1555 में कब्जा कर लेता है और दिल्ली में एक आपकी लाइब्रेरी है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उस लाइब्रेरी से आपका हुमायूं का पैर आपका लड़खड़ा जाते हैं और सीढ़ियों से गिरकर आपका हुमायूं की, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर आपका हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और
हुमायूं की मृत्यु के बाद फिर जो उसका पुत्र है अकबर, क्या होता है, आपका शासक होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, अकबर उस समय मात्र आपका 13 वर्ष का था। कैसा था, अल्प आयु था। एक बार थोड़ा देखिए, फिर हम बढ़ेंगे सीधा अकबर की तरफ। अब पढ़ते हैं अकबर को। अकबर के विषय में आपको काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा और जानने के लिए मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब आपका हुमायूं आपका सफर कर रहा था तो उसी दौरान अकबर का जन्म होता है और 13 साल की अल्प आयु में आपका सम्राट बनेगा। और एक चीज आपको गौर करने वाली बात है बच्चों, भारत के इतिहास में जो भी कोई अल्पकाल में शासक बना है वो बड़ा प्रख्यात हुआ है। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य रहा हो, चाहे अशोक रहा हो, ठीक, चाहे अकबर रहा हो, और बहुत सारे शासक हैं जिनको आपको पढ़ना है उनके विषय। देखिए 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बन गया। उसके शासन काल में 3 अवधियों में विभाजित किया गया है। अब इसको भी आप 3 काल में पढ़ सकते हैं। पहला काल देखिए, 1556 से लेके 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षण बैरम खां और उसके घरेलू कर्मचारी स्वतंत्र हो गया। ये छोटा था उस समय, छोटा होने के साथ अगर कोई पूरा नियंत्रण करता था होलसोल, तो इसका संरक्षक था बैरम खां, और अपने घरेलू कर्मचारी से भी फ्री हो गया। पहले दूसरों की सलाह पर काम करता था। उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों जैसे मालवा, गोलकुंडा तथा सोतेले भाई मिर्जा हकीम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1559 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। चित्तौड़ इसके कब्जे में आ गया और रणथंभौर जो था ये भी इसके कब्जे में आ गया। ठीक, सिसोदिया आपका चौहानों की राजधानी थी उस समय। ठीक, अब 2 नंबर पर देखें तो 1570 से में और 1585 में गुजरात के मध्य सैन्य अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के अभियान चलाए। 1589-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह और जटिल कर दिया। ठीक, 1585 और 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिमी में अभियान चलाए गए, सूफीवादों को हराकर कांधार पर कब्जा हुआ और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने में मिला लिया। दक्कन के अभियान शुरू हो गए और खाना बदोश अहमदनगर के किले में कुछ हिस्सों में राज्य मिला दिए। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई गई। यही सलीम के आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। और ये क्या हुआ कि सलीम ही आगे जाके कौन बन गया, आपका ध्यान रखना है, जहांगीर बन जाता है। तो देखिए किस तरह से अकबर ने पूरा शासन अपना किया है। आप इस पूरे शासन को गौर करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि अकबर कैसा है। कहते हैं जितने भी मुगल शासक हुए हैं, सबसे मुगल शासकों में सबसे उदार अगर किसी की नीति थी तो कहते हैं वो अकबर की थी। अकबर का तौर तरीके और उसके नजरिए में बड़ा अंतर था और लोगों को बड़े सरलता से वो आपका देखता था। ठीक, और यही सरलता का मुख्य कारण रहा कि जो औरंगजेब है, तो औरंगजेब में सबसे बड़ी खूबी यही थी, औरंगजेब क्षमा चाहूंगा अकबर में, कि अकबर ने क्या किया है, सब लोगों को समन्वय के साथ अपना शासन प्रशासन चलाया और भारत में महान अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ अपनी नीतियों के लिए। और सबसे बड़ी बात थी, ये क्या था, सब लोगों के लिए समान नीति रखने के विचार से भी काम करता था। जो यही कारण है जो भारत में ये आपके सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। देख लीजिए इसको, देख लिया, चलिए देखिए जहांगीर की बात करते हैं। 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का समय रहा। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने
मुगलों की आपकी सेवा स्वीकार की। सेवा का मतलब है अधीनता, स्वीकार की। इसके बाद सिखों और अवधों ने अहमदाबाद के खिलाफ अभियान चलाया जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जागीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने आपका विद्रोह कर दिया और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को फांसी पे धकेलने का प्रयास किया जो असफल रहा। बताइए, अगर आप पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो बेटा बाप को मारने पर तुला है और बाप बेटे को मारने पर तुला हुआ है, क्योंकि सबको क्या करना है, सबको दिल्ली की सल्तनत पर विराज करना है, सबको दिल्ली की गद्दी पर बैठना है, ठीक। और इसीलिए देखिए क्या हो रहा है कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां शाहजहां को क्या कर रही है कि वो बिल्डिंग पर खड़ा हुआ है, महल के किले पर, उसको वहां से धकेलने का प्रयास कर रही है ताकि मर जाए और गिर जाए, जबकि वो क्या हुआ, उसमें असफल हो जाता है, ठीक। अब बात कर रहे हैं शाहजहां की, तो कह रहे हैं कि शाहजहां 1627 से लेकर 1658 तक रहा। अब देखिए शाहजहां ने भी अपने पिता को परेशान किया। अब जिसका पुत्र अपने पिता को परेशान करे, पुत्र भी तो उसको परेशान करेंगे, तो ऐसी कहानी कुछ बेचारे के इसके साथ भी होने वाली है। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी थे। अफगान अभिजात खान जहान खान लोधी के नेतृत्व में किया और वह पराजय हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान शुरू हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई। ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। ओरछा का किला अगर कभी तुम्हें देखने का मौका मिले मेरे प्यारे बच्चों तो घूमने जाना। ये यूपी और झांसी का पार्ट है, आपको बेसिकली आपको दिखाई देगा। ओरछा मध्य प्रदेश में है, देखना कभी। उत्तर पश्चिमी में बल्ख पर कब्जा करने के बाद उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सूफीवादियों के हाथों में चला गया और 1632 में अंततः अहमदनगर में मुगलों को राज्य मिल गया। बीजापुर की सेना ने सुलह का निवेदन किया। 1657 से 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई। दारा सिकों समेत 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और शाहजहां को शेष जिंदगी आगरा की कैद में बितानी पड़ी, ठीक। तो इन्होंने अपने पिता को जबरदस्ती आसन कब्जे में लिया था, गद्दी, अब इनके पुत्रों ने ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि इनमें सबसे बड़े अगर कोई शासक था तो उसका नाम था दारा सिकों। कहते थे कि दारा सिकों में जो सिखों के गुरु हैं उनका बड़ा, उनकी शिक्षाओं से बड़ा आपका प्रभावित था आपका दारा सिकों। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना समापन करते हैं और इसको देखते हैं। बाकी शेष जितना भी पाठ है हम इसको कल पढ़ेंगे। आप एक बार मुगल शासकों के विषय में अच्छे से पढ़िए, समझिए। कुछ अगर आपको डाउट रहता तो कल हम के लेक्चर में देख लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।